Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Friends, we have completed with chapter number 1, 2, 3 and currently we are on page number 55, chapter number 4, document related to formation of joint stock company. In this particular chapter, we have covered memorandum of association and articles of association, and today we are going to focus on page number 55, that is doctrine of indoor management. सो व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रीन? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है वर्ड के बारे में. डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सिद्धांत. ठीक है, तो इंडोर मैनेजमेंट की जब हम बात करें, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसका सिद्धांत क्या है वो हम देखेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में. इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट certain information which is internal to the company cannot be known by outsider. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्या फैक्टर है? कि अगर कोई अंदरूनी बातें हैं जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंशियल, या जिसको हम बोल सकते हैं गुप्त बातें, जो मैनेजमेंट के लोगों को ही पता होनी चाहिए, अगर ये बात बाहर लीक हुई तो हमारा बिजनेस क्या हो सकता है? लॉस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ में आपके इंडस्ट्री में और बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो आपका जो बिजनेस प्लान है अगर वो लीक हो गया, आपके कॉम्पिटिटर को मिल गया, तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकता है उस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. यस और नो? तो ऐसे कुछ बातें होती हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर को या आउटसाइडर को पता चलनी नहीं चाहिए जब तक हम ना चाहें. इसके लिए यहाँ पर बताया गया है, इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट that certain information, कुछ information which is internal to the company, कंपनी के लिए क्या है? आंतरिक मामला है. कैन नॉट बी नोन बाय आउटसाइडर, वो बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है या उन्हें पता चलना नहीं चाहिए. हेंस they act in accordance to the information they get from the memorandum of the association and article of association. तो जो आउटसाइडर है उनको कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है? उनको इंफॉर्मेशन मिलता है मेमोरेंडम के हिसाब से, आर्टिकल्स के हिसाब से. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट दैट पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब इंडोर मैनेजमेंट का सिद्धांत बताता है पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कोई एग्रीमेंट करता है, नीड नॉट रिक्वायर वेदर द कंपनी और इट्स ऑफिसर्स हैव प्रॉपर्ली फॉलोड द इंटरनल प्रोसीडिंग एज स्टेटेड इन द आर्टिकल. तो इसमें इसकी जरूरत ये नहीं है, उसको ये जानने की जरूरत नहीं कि कंपनी ने जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट की कि नहीं की. फॉर एग्जांपल, सपोज कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ रुपीस से ऊपर करना है, अगर आउटसाइडर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ रुपीस से ऊपर का करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चाहिए कि पहले वो एक बोर्ड मीटिंग करे, एक रेजोल्यूशन पास करे, एंड देन दे कैन गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर वो आगे बढ़ सकते हैं. अब अगर कोई आउटसाइडर है और वो कंपनी के साथ 7 करोड़ रुपीस का या 8 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे ये देखने की जरूरत नहीं कि इनकी बोर्ड मीटिंग हुई या नहीं हुई. अरे आर्टिकल में तो लिखा था कि पहले बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो ही जाकर के मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नहीं, ये इंटरनल मैनेजमेंट है, वो उनका आंतरिक मामला है. उन्होंने मीटिंग की हो ना की हो, मुझे वो जानने की जरूरत नहीं है. मैं तो क्या कर सकता हूँ? एग्रीमेंट कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कंपनी के साथ. अच्छा, कल को जाके कोई ऐसा बोल सकता है नहीं नहीं, ये तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इलीगल है. क्यों? क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग की ही नहीं, रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, इसके लिए क्या हो गया? इलीगल हो गया, वॉइड हो गया. तो क्या हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा? कोई हमें ऐसा बोल सकता है नहीं नहीं, आपको तो मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था कि बोर्ड ने मीटिंग की कि नहीं, रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, ऐसे केस में आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. क्यों? क्योंकि कंपनी के आंतरिक मामलों में आप दखल नहीं दे सकते. ये कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है. वेदर दे हैव कंडक्टेड दैट बोर्ड मीटिंग और नॉट, whether they have taken that resolution or not, it is not your concern. आपका कंसर्न है कि आपने मेमोरेंडम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक किए थे, उसके अकॉर्डिंगली अगर कंपनी परफेक्ट है,
then you can go ahead with the contract. Getting it, everyone? It is assumed that the company acts as per the memorandum and articles of association. जो थर्ड पार्टी है, जो बाहर का व्यक्ति है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो उसका एक एजम्पशन होगा कि कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल द्वारा दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन किया हुआ है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, हम ऐसा समझेंगे कि उन्होंने कंप्लीट किया है, एंड हेंस वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके बेसिस पे कई बार कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होते हैं तो आप जवाबदार थर्ड पार्टी को नहीं ठहरा सकते। कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट। आंतरिक मुद्दे के बारे में जो कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही जिम्मेदार होंगे, आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रीड करने के बाद, समझने के बाद दो चीजों का पता चलता है। पहली चीज, जब भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे केस में उसको पहले कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ लेना चाहिए। उसको मेमोरेंडम में चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी के स्कोप में ये कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है। अगर कंपनी मेमोरेंडम के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो कर रही है तो कंपनी के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आने के पहले कंपनी को कोई फॉर्मेलिटीज इंटरनल मैनेजमेंट के थ्रू कंप्लीट करनी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि कोई 5 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास करना होता है। ऐसा अगर किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो ये कंपनी का आंतरिक मामला है कि वो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया नहीं किया, वो हम पूछने नहीं जाएंगे। हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के स्कोप में कॉन्ट्रैक्ट करना था, उसके हिसाब से लीगल है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को एक बेनिफिट मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर। ये लाइन आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है ना? तो इस सिद्धांत की वजह से, इस डॉक्ट्रिन की वजह से क्या हो रहा है, जो आउटसाइडर है उनके हितों की रक्षा हो रही है। कल को जाकर के कोई उनको ऐसा बोल देगा कि नहीं नहीं आपने तो चेक ही नहीं किया था, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो मीटिंग ही नहीं की, रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कोर्ट में केस गया तो बेनिफिट किसको मिलेगा, जो आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, उसको बेनिफिट मिलेगा। पेनल्टी किसको पे करनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी को। ठीक है, व्हेन दे act based on the memorandum and article of association of the company, as outsider are not bound to inquire into the regularities in internal proceeding। बिजनेस के जो आंतरिक मामले हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के प्रोसीडिंग्स में आउटसाइडर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते, उनकी रेगुलारिटी को वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर हमने जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसको फिनिश किया। मैं चाहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्टार मार्क कर लें। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट में भी आपको पूछा जा सकता है। सो मार्क इट एज स्टार, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए आप। नेक्स्ट हमारे सामने जो पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, मुझे बताइए सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? ये वर्ड आपने क्या कभी सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? तो आप में से कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर वर्ड के बारे में आज के पहले सुना नहीं है। तो हम लोग पहले इसको समझेंगे कि क्या होता है प्रोस्पेक्टस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी 10th फिनिश करने के बाद जब आप सोचते हो कि हमारा 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन होना चाहिए, तो ऑनलाइन एडमिशन्स के पहले ऐसा प्रोसेस होता था कि आपको ऑफलाइन जाकर के कॉलेज में, है ना, प्रैक्टिकली फिजिकली वहां पर जाकर के आपको एडमिशन लेना होता था।
तो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज के बारे में पता भी होना चाहिए भाई कुछ बातें। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंड से जो सुना है वही करेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो जो बातें पता होनी चाहिए, जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं इंक्वायरी के लिए, तो वो कॉलेज, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपको क्या देता है, अपने बारे में कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देता है, और उस बुकलेट को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस। तो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस शायद आपने कभी देखा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन क्या होता है? कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, उसके बाद कौन कौन से अथॉरिटीज हैं, फिर कोर्स का फीस क्या है, कितना ड्यूरेशन है, कंपनी में कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या क्या होती है, जॉब प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, इवेंट कौन कौन से हुए हैं होंगे, और पिछले 2-3 साल का उनका एक रिपोर्ट बैकग्राउंड होता है। तो जब कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट उस कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा रखता है और वो प्रोस्पेक्टस को रीड करेगा, तो रीड करके उसको पता चलेगा कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो मुझे बेनिफिट है या नहीं, या मैं इस कॉलेज के लायक हूं कि नहीं, या ये कॉलेज मेरे लायक है कि नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसा ये कॉलेज है कि नहीं। ऐसा जानने के लिए प्रोस्पेक्टस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया इन जनरल, ठीक है। अब हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस। जैसा कि इंफॉर्मेशन हमको कॉलेज की तरफ से मिल रहा था, सपोज आप एक इन्वेस्टर हैं, क्या है, इन्वेस्टर, जिसको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, यू वांट टू बिकम अ शेयर होल्डर। तो वो कंपनी कैसे काम कर रही है, उसका पिछले 3 से 5 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना ग्रो कर रही है, वो कंपनी में मैनेजमेंट में कौन कौन है, हायरार्की किस तरीके से है, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, कंपनी का टोटल टर्नओवर क्या है, कंपनी का कितना गुडविल है मार्केट के अंदर, कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, कंपनी का बिजनेस कौन सा है, मतलब ए टू जेड इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू रिक्वायर, दैट यू विल गेट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में एक समझ लो कि ये पूरी जन्म कुंडली है, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है। तो कंपनी ये क्यों देती है, कोई भी प्रोस्पेक्टस अपना क्यों देता है, ताकि इन्वेस्टर्स उसके कंपनी के शेयर को परचेस करें। तो इट्स अ काइंड ऑफ इनविटेशन टू सब्सक्राइब शेयर्स, इट्स अ काइंड ऑफ इनविटेशन टू सब्सक्राइब शेयर। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी हूं और मैं चाहता हूं कि मैं जो शेयर इशू करूं, लोग उसे परचेस करें, लोग उसे परचेस करें, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे लोगों को बताना तो पड़ेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, शेयर इशू करने जा रहा हूं। तो सपोज मेरी कंपनी का नाम है आबा बाबा टी लिमिटेड, ठीक है ना, आबा बाबा टी लिमिटेड। मैं चाय, जो टी पाउडर होता है, वो सेल करता हूं, ठीक है। तो ये मेरी कंपनी का नाम है, और मैं एक आईपीओ के साथ आना चाहता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। ओके, व्हाट डज इट मीन? मतलब मेरी जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक से पैसे लेना चाहती है एज अ इन्वेस्टमेंट। सपोज ये जनरल पब्लिक है हमारे सामने, इसको मैं बोल दूंगा इन्वेस्टर, और मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरी कंपनी में पैसे लगाएं। कितने पैसे लगाएं? मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, 10 लाख। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख इक्विटी शेयर, जो शेयर होते हैं वो 10 रुपए के इशू किए। अब जो लोग ये 1 लाख शेयर परचेस करेंगे, वो मेरे लिए कौन हो गए, इन्वेस्टर या शेयर होल्डर।
ठीक है ना। अब ये लोग अपने हैसियत के हिसाब से शेयर परचेस करेंगे और मेरे कंपनी में पैसा आएगा। तो लोगों को पता चले कि मेरी कंपनी कैसी है, कंपनी का गुडविल कितना है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, कंपनी ने पिछले 3 से 5 साल में कैसा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, सीएफओ कौन है, ऑडिटर कौन है, बैंकर कौन है, ब्रोकर कौन है, अंडरराइटर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी ये इशू करेगी किसको? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर इसको रीड करेंगे। अगर इन्वेस्टर को कंपनी पसंद आई विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो इन्वेस्टर अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे। सो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू सब्सक्राइब द शेयर। तो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जो इनविटेशन बाहर दिया जाता है उसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। सो कंपनी जब भी पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हो जाता है? जनरल पब्लिक में शेयर इशू करना चाहती है, तो ये एक हिसाब से इनवाइट कर रही है। क्या कर रही है? इनवाइट कर रही है। किसको? जनरल पब्लिक को, कि आइए और हमारी कंपनी में पैसे लगाइए। मेमोरेंडम और प्रोस्पेक्टस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? मेमोरेंडम आपको क्यों चाहिए रहता है? आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए मेमोरेंडम होना चाहिए। दूसरी बात, आप आउटसाइडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, तो उसके लिए मेमोरेंडम होता है। बट जब भी आप शेयर्स की बात करते हैं कि आपको मार्केट में शेयर इशू करना है, तो उसके लिए आपको पब्लिक को इनवाइट करना रहता है। कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी होती है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको बताना पड़ता है, लास्ट 3 इयर्स का एटलीस्ट, है ना, पिछले 3 साल का आपका क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये आपको देना होता है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है। सो इट इज अ टोटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट देन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम और प्रोस्पेक्टस, ये दोनों के बीच में तो हम कोई कंपैरिजन इतना नहीं कर सकते, दोनों काफी अलग हैं, काफी जुदा है। प्रोस्पेक्टस जब इश्यू होता है जब हमें मार्केट में शेयर इशू करना है और जो हमारे इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट करना है। बट मेमोरेंडम में ऐसा नहीं है। मेमोरेंडम में तो हमने वेरियस क्लॉजेस लिखे हुए हैं, और वो स्टार्ट टू एंड, जब से कंपनी बनी है और जब तक वो चलेगी तब तक वो कंपनी के काम आने वाली चीज है। वो हमेशा पब्लिक के लिए अवेलेबल है, कोई भी जाकर के मेमोरेंडम की कॉपी लेकर के पढ़ सकता है। ओके। Let us first take the introduction of the prospectus. When a public company, जिसकी बात करें, देखो, we are talking about public company. When a public company is collecting capital by issuing share, कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है, कैसे करना चाहती है? शेयर इशू करती है, मतलब शेयर होल्डर से, इन्वेस्टर से पैसे लेना चाहती है। तो द पब्लिक हैज टू इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। तो उसको एक प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट मार्केट में इशू करना होता है। Prospectus is a document which contain information about various aspect of the company. कंपनी के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं या स्कोप है या बिजनेस है, उसके बारे में ये प्रोस्पेक्टस आपको पूरी जानकारी देता है। एंड इनवाइट्स द इन्वेस्टर टू बाय सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। और इनवाइट करता है इन्वेस्टर्स को, आप आइए, और कंपनी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी का मतलब जो भी शेयर है, डिवेंचर है, स्टॉक है, जो भी देना चाह रही है, आप उसे आकर के परचेस कर सकते हैं। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये चीज कहाँ लिखी गई है? ये लिखी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में। क्या डिफाइन कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस को? एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रोस्पेक्टस बताया गया हो या प्रोस्पेक्टस के जैसे इशू किया गया हो, एंड इंक्लूड्स द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस।
तो प्रोस्पेक्टस के कुछ प्रकार होते हैं, उसमें आ गया यहाँ पर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी होता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे धीरे धीरे। सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, मतलब कंपनी ने कोई भी सर्कुलर इशू किया होने दो, एडवर्टीजमेंट किया होने दो, अदर डॉक्यूमेंट इशू कर किया होने दो, जो भी कुछ किया है उस सबको भी प्रोस्पेक्टस समझा जाएगा। क्यों? बिकॉज इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक। इस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? ये पब्लिक से ऑफर्स डिमांड करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शंस और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब चाहे तो वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं या कोई सिक्योरिटी परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बताया? इट डिफाइन प्रोस्पेक्टस एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो पैम्पलेट या एडवर्टीजमेंट भी क्यों ना होने दो, अगर आपने उसको क्या कर दिया, इशू कर दिया है एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, चाहे वो बड़ा प्रोस्पेक्टस हो या रेड हियरिंग, मतलब एक छोटा हम लोग ने माइनर साइज का प्रोस्पेक्टस बनाया जिसे हम बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, चाहे वो शेल्फ का टाइप का हो, और एनी नोटिस, या कोई हमने नोटिस दे दिया हो, एडवर्टीजमेंट दे दिया हो, और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर, या कोई भी ऐसा दूसरा डॉक्यूमेंट बता दिया जिसकी वजह से पब्लिक को पता चल रहा है कि कंपनी ऑफर कर रही है, इनवाइट कर रही है इन्वेस्टर्स को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को क्या समझा जाएगा? सब प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ कंपनीज 70 कंपनी एक्ट 2013 ये क्या डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें पता चलता है। ओके एवरीवन, मूविंग अहेड, द प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन ट्रू एंड फैक्चुअल डिस्क्लोजर। एज वी ऑलरेडी नो कि प्रोस्पेक्टस एक टाइप का इनविटेशन है। किसको इनवाइट कर रहे हैं? इन्वेस्टर को। क्यों इनवाइट कर रहे हैं? सो दैट दे कैन कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। तो हमारा इन्वेस्टर के साथ में एक रिलेशन डेवलप होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ऐसे केस में जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फैक्ट, है ना? फैक्ट के बेस पे वो इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। कोई भी चीज हम गलत ना बताएं, कोई बताने जैसी चीज हम छुपाए भी नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। एज इन्वेस्टर डिसाइड टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, क्योंकि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वो प्रोस्पेक्टस पे दिए गए इंफॉर्मेशन पे भरोसा करके ही इन्वेस्ट करता है। सो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास उसके कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी, उसमें सबसे पहला आता है अब्रिज्ड। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, इट कंटेन्स द मेन कंटेंट। इसके अंदर क्या होता है? मेन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बट इन ब्रीफ, बट उसको क्या कर दिया गया है? शॉर्ट कर दिया गया है ना? क्योंकि ऐसे प्रोस्पेक्टस बनाने जाएंगे तो हमें पता है कि लगभग ये 40 to 50 पेज, इवन कभी कभी 100 पेजेस का भी प्रोस्पेक्टस बनता है। तो इतना बड़ा बनाने की वजह अगर हम उसको छोटा करके शो करें, जो इंपॉर्टेंट मैटर है वही दिखाएं, तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम बोलेंगे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। इन ब्रीफ मतलब संक्षेप में, इट इज अटैच्ड with the application from issued by the company while offering its security। तो जो सिक्योरिटी इशू करने वाले हैं और उसके लिए जो फॉर्म इशू होगा, फॉर्म के साथ में क्या जाता है? प्रोस्पेक्टस। A bridge prospectus is issued only in the case of public offer made by the company। कंपनी ने अगर पब्लिक ऑफर किया, दो टाइप के ऑफर होते हैं, एक होता है प्राइवेट ऑफर, दूसरा होता है पब्लिक ऑफर। अगर इन जनरल ऑफर किया कि कोई भी आए और हमारे शेयर को परचेस कर सकता है, तो ऐसे केस में ही अब्रिज प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नाम कैसा है देखिए, शेल्फ। शेल्फ का मतलब क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा शेल्फ मतलब घर में एक अलग से तख्ता रखा होता है जिसपे फाइलें रखी हैं, है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? शेल्फ। तो ये नाम कहां से आया और क्यों आया? तो देखिए, a public company may raise funds from public by issuing securities as and when it needs more fund। मतलब बताया, पब्लिक कंपनी को जब भी ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कभी भी वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। फॉर एवरी इशू, मतलब ये जरूरी नहीं कि एक ही बार इशू करे। सपोज कोई कंपनी उसने इस साल मार्केट में शेयर इशू किया था, तो आफ्टर 2-3 इयर्स फिर से वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। तो जब भी वो इशू करेगी, फ्रेश प्रोस्पेक्टस इज टू बी इशूड। हमेशा नया प्रोस्पेक्टस बना करके आपको इशू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन था वो चेंज होते रहता है। तो एक ही प्रोस्पेक्टस आप हमेशा चला नहीं सकते, तो हर नए इशू के लिए आपको नया प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग द प्रोस्पेक्टस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इसको प्रिपेयर करना, रजिस्टर करना, ये बहुत क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग है। Thus, instead of preparing fresh prospectus for every issue, a company can prepare shelf prospectus। तो हर साल prospectus बनाने की जगह कंपनी क्या बना लेती है? शेल्फ prospectus। तो उसका फायदा क्या है? शेल्फ prospectus can be used for all issue made by the company। कंपनी के द्वारा जितने भी इशू किए गए हैं उसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल किया जा सकता है अप टू 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंतराल में अगर आपको बार बार इशू करना है तो फिर नया प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12 महीने के अंदर की बात करें हम लोग, जैसे अभी इन द मंथ ऑफ नवंबर अगर आप कोई इशू लेकर के आना चाहते हो, तो ये नवंबर से नेक्स्ट नवंबर के बीच में अगर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस रखते हो ना, तो 1 साल के अंदर आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है। Thus, instead of preparing fresh prospectus for every issue, हर एक इशू के लिए फ्रेश बनाने की जगह क्या करें? A company can prepare self prospectus। कंपनी क्या बना सकती है? सेल्फ prospectus। सेल्फ prospectus can be issued for all issued member। जितने भी मेंबर रहते हैं इशू से, उनसे रिलेटेड उनको दिया जाता है by the company up to 1 year from the date of first offering of securities under that prospectus। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि हर बार आपको नया प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं। 1 साल के पीरियड में आप एक से ज्यादा बार अगर पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना चाहते हो तो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस तैयार रखिए और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? प्रोस्पेक्टस लोगों तक पहुंचा सकते हो। However, an information memorandum इट इज टू बी फाइल्ड विथ आरओसी। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा? आरओसी में। एवरी टाइम अ सब्सिक्वेंट ऑफर और सिक्योरिटी इज मेड ड्यूरिंग दी वैलिडिटी पीरियड। तो ये 1 साल के बीच में अगर आपने और कोई सिक्योरिटी इशू करना चाहा तो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी में, आरओसी कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। 1 year of the shelf prospectus। The information memorandum contains the latest material facts such as new चार्जेस क्रिएटेड ऑन द असेट, असेट पे कोई नया चार्जेस क्रिएट किया गया है कंपनी के, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द दैट ऑफ द सक्सीडिंग ऑफर्स। तो कोई अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस वगैरह कर रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। बराबर है। तो ये था 2 चीजें। पहला हमने इसके अंदर किया एब्रिज प्रोस्पेक्टस, मतलब जो शॉर्ट में था, और दूसरा हमने किया सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है। सो डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू टर्म्स। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।